दोस्तों, पश्चिम एशिया में इस समय जो खेल चल रहा है वह सिर्फ मिसाइलों और युद्ध का खेल नहीं है। इसके पीछे ऐसी खामोश साजिशें चल रही हैं जिनका असर सीधे भारत की जेब, भारत की अर्थव्यवस्था और आने वाले समय में भारत की वैश्विक ताकत पर पड़ सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे तूफान के बीच अचानक ईरान ने भारत का नाम लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों को असहज कर दिया है। सोचिए, पूरी दुनिया ईरान को घेर रही है। पश्चिमी मीडिया लगातार ईरान को संकट का जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन उसी समय ईरान दुनिया के सामने कहता है कि भारत और दूसरे देशों को जो परेशानी हो रही है उसके पीछे असली वजह अमेरिका और इजराइल हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान ने भारत का नाम ही क्यों लिया? क्या तेहरान अब यह समझ चुका है कि एशिया की राजनीति में भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है? हॉर्मुज जलमरुमध्य के आसपास तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल रूट डर के साए में है। हर गुजरते दिन के साथ तेल बाजार में बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन इसी माहौल में ईरान का भारत के लिए नरम रुख दिखाना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी बयान सिर्फ बयान नहीं होता। उसके पीछे छिपा होता है एक संदेश, एक दबाव और एक बड़ी रणनीति। ईरान ने साफ कहा कि खाड़ी के कुछ देशों की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया, इसीलिए उसे जवाब देना पड़ा। यानी अब यह सिर्फ युद्ध नहीं रहा, यह नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। हर देश दुनिया को अपनी कहानी बेचने में लगा हुआ है ताकि वैश्विक समर्थन उसकी तरफ झुक सके। और इसी खेल के बीच भारत ऐसी स्थिति में फंस गया है, फैसला बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। एक तरफ भारत की ऊर्जा जरूरतें हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी है, और तीसरी तरफ पश्चिम एशिया में करोड़ों भारतीयों का भविष्य जुड़ा हुआ है। ऐसे में ईरान का यह बयान सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि भारत के दिमाग और सोच को प्रभावित करने की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पश्चिमी देशों की दशकों पुरानी बौद्धिक राजनीति को चुनौती दे दी। न्यूयॉर्क में दुनिया के सामने खड़े होकर जयशंकर ने साफ कहा कि विज्ञान और तकनीक का इतिहास सिर्फ पश्चिम से शुरू नहीं होता। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि विचारों की असली सप्लाई चेन कहीं ना कहीं भारत से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह दुनिया की सोच को बदलने की कोशिश थी, क्योंकि पहली बार भारत इतनी खुलकर दुनिया को बता रहा था कि आने वाला तकनीकी युग सिर्फ अमेरिका और यूरोप के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। भारत अब खुद को सिर्फ एक बाजार के रूप में पेश नहीं कर रहा, भारत अब खुद को उस सभ्यता के रूप में पेश कर रहा है जिसने दुनिया की बुनियादी सोच को आकार दिया। और यही वजह है कि इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि जब कोई देश संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच से इतिहास की कहानी बदलने की बात करता है तो उसका मतलब सिर्फ अतीत नहीं होता, उसका मतलब होता है कि वह भविष्य की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। अब जरा टाइमिंग देखिए। दुनिया इस समय एआई, सेमीकंडक्टर, डिजिटल करेंसी और टेक्नोलॉजी कंट्रोल की जंग में फंसी हुई है। अमेरिका और चीन दोनों तकनीक के जरिए दुनिया पर पकड़ बनाना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच भारत दुनिया को यह संदेश देता है कि हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं हैं, हम विचारों के निर्माता भी हैं। विचारों के इधर दुनिया भारत की बढ़ती बौद्धिक ताकत को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी रूस और अमेरिका के बीच चल रहे ऊर्जा युद्ध में भारत ने ऐसा दांव चल दिया जिसने दोनों पक्षों को चौंका दिया। भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर रूस से तेल खरीद लिया। रूसी तेल का आयात इतनी तेजी से बढ़ा कि वह कुल आयात का आधे से ज्यादा हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दुनिया को लगा था कि भारत अब पूरी तरह रूस के करीब जा रहा है, लेकिन तभी भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों वाली रूसी एलएनजी खरीदने से इनकार कर दिया। बस यहीं से दुनिया कंफ्यूज हो गई, क्योंकि भारत ने एक ही समय में रूस को भी नाराज नहीं किया और अमेरिका को भी खुली चुनौती नहीं दी। नई दिल्ली ने साफ संकेत दे दिया कि भारत अब किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर नहीं चलेगा। भारत वहां जाएगा जहां उसका फायदा होगा। सस्ता तेल मिलेगा तो खरीदेगा, लेकिन ऐसे सौदों से दूरी रखेगा जहां सीधे प्रतिबंधों का खतरा हो। यही वजह है कि अब दुनिया भारत की इस नीति को ड्यूल बैलेंसिंग स्ट्रेटजी कह रही है। लेकिन असली डर अब आगे का है। अगर पश्चिम एशिया का तनाव और बढ़ गया, अगर अमेरिका ने पश्चिम एशिया का तनाव और बढ़ गया, पश्चिम एशिया का तनाव और बढ़ गया, रूस को लेकर दबाव और तेज कर दिया, तो क्या भारत इसी संतुलन को बनाए रख पाएगा? क्योंकि अब मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, यह भारत की आर्थिक सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल बन चुका है। इसी बीच दक्षिण पूर्व एशिया से भी ऐसी खबर आई
जिसने साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सोचने वाला देश नहीं रहा। भारत अब आसियान देशों के साथ अपने पूरे व्यापारिक समझौते की समीक्षा करने जा रहा है। वजह यह है कि व्यापार तेजी से बढ़ा जरूर है, लेकिन फायदा बराबर नहीं मिल रहा। भारत ज्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है, लेकिन असली कहानी आंकड़ों से कहीं बड़ी है। भारत अब आसियान को सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देख रहा है। यही कारण है कि भारत अब दवाइयों, कृषि उत्पादों और रक्षा उपकरणों के जरिए पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब ऐसे समय हो रहा है जब चीन पहले से वहां भारी आर्थिक प्रभाव बनाए बैठा है। यानी अब एशिया में असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं बल्कि बाजारों, सप्लाई चेन, तकनीक और राजनीतिक प्रभाव की है। भारत अब वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में तेजी से अपने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। वियतनाम में भारत पहले ही दवाइयों का बड़ा सप्लायर बन चुका है। अब नई दिल्ली वहां अपनी मौजूदगी और गहरी करना चाहती है। यहां तक कि अंगूर जैसे कृषि उत्पादों को भी रणनीतिक तरीके से बाजार में उतारने की तैयारी चल रही है। ऊपर से यह सामान्य व्यापार लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह एशिया में प्रभाव बढ़ाने की लंबी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो देश बाजारों पर पकड़ बनाता है, धीरे धीरे वही राजनीति और रणनीति पर भी नियंत्रण जमाने लगता है। और अब सबसे बड़ा संकेत सामने आ रहा है। भारत सिर्फ दुनिया का कंज्यूमर मार्केट बनकर नहीं रहना चाहता। भारत अब खुद को मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सप्लायर हब में बदलने की तैयारी कर चुका है। नाइट विजन डिवाइसेस से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक भारत एशिया के रक्षा बाजार में भी अपनी जगह बनाना चाहता है। यानी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। दुनिया एक नए शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका, चीन, रूस, ईरान सब अपने अपने खेल में लगे हैं। लेकिन इस बार भारत सिर्फ दर्शक नहीं है। भारत खुद इस नई वैश्विक शतरंज की बिसात पर सबसे अहम चाल चलने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो दुनिया इस समय सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं लड़ रही बल्कि कंट्रोल की लड़ाई लड़ रही है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब भारत को कोई भी ताकत हल्के में लेने की गलती नहीं कर रही। क्योंकि ऐसी बड़ा बदलाव की बनाला के पहले दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार समझती थी, लेकिन अब वही भारत धीरे धीरे ऐसा संतुलन केंद्र बनता जा रहा है जिसके बिना कोई भी बड़ा वैश्विक समीकरण पूरा नहीं हो सकता। सबसे खतरनाक संकेत अभी पश्चिम एशिया से आ रहे हैं। ईरान ने भारत का नाम लेकर जो नरम संदेश दिया, उसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं छिपी। असल में ईरान अब समझ चुका है कि अगर भारत पूरी तरह अमेरिका के पाले में चला गया तो आने वाले समय में तेहरान आर्थिक रूप से और ज्यादा घिर सकता है। इसलिए ईरान अब भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है जहां नई दिल्ली पूरी तरह पश्चिमी दबाव के साथ ना जाए। लेकिन यहां असली खेल और भी बड़ा है। अमेरिका भी यह देख रहा है कि भारत को पूरी तरह दबाव में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर भारत पर ज्यादा आर्थिक या राजनीतिक दबाव डाला गया तो नई दिल्ली धीरे धीरे एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकती है। और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। आने वाले समय में शायद दुनिया को पहली बार ऐसा दौर देखने को मिले जहां भारत किसी भी ब्लॉक का स्थायी हिस्सा नहीं बनेगा, ना पूरी कंट्रोल करती है। एक पता चला है, जानकारी संधाने बनेगा तरह अमेरिका के साथ, ना रूस के साथ और ना ही किसी नए एशियाई गुट के साथ। भारत हर मुद्दे पर अपना अलग रास्ता चुन सकता है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति और ज्यादा रहस्यमयी और अप्रत्याशित दिखाई दे सकती है। अब जरा ऊर्जा वाले खेल को गहराई से समझिए। दुनिया अभी भी तेल को सिर्फ ईंधन समझती है, लेकिन असल में तेल अब राजनीतिक हथियार बन चुका है। रूस भारत को सस्ता तेल देकर सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि वह एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी रणनीतिक लाइन से बहुत दूर ना जाए, और इसी बीच भारत दोनों से फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।